सोचिए, अगर आपके घर में जो बाई आती है वो क्या काम करती है आपको पता ही ना हो, कितनी सैलरी लेती है आपको पता ही ना हो, इनफैक्ट वो काम में आती भी है या नहीं आती है आपको ही पता ही ना हो, तो आप खुद को क्या कहेंगे? हमारे पॉलिटिशियन कितना पैसा कमाते हैं और उनको क्या पर्क्स मिलते हैं और इससे टैक्स पेयर मतलब आपकी जेब में क्या फर्क पड़ता है? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और जवाब उससे भी ज्यादा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारे नेता कितना पैसा कमाते हैं। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी का कड़वा सच। डेमोक्रेसी ये काफी सुंदर शब्द है जो हर किसी के शिप का कैप्टन बनने में हेल्प करता है, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भले वो इंसान सबका कैप्टन बनने के लिए क्वालिफाइड हो या ना हो। आपको क्या लगता है एक एमएलए बनने के लिए कितना एजुकेशन की जरूरत होती है? ग्रेजुएशन नहीं। 12th पास? नहीं। 10th पास? बिल्कुल नहीं, आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ये शायद उस जमाने के लिए ठीक था जब भारत जस्ट आजाद हुआ था, तब हमारा लिटरेसी रेट बस 12% था। और अगर हम आज की प्रेजेंट लिटरेसी की बात करें तो भारत की 70% तक लिटरेसी रेट पहुंच गई है। दोस्तों, अब जो मैं बोलने वाला हूं उसमें आप हमें पागल कह सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का गोल अपने सारे पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाना चाहिए और एक अनएजुकेटेड पर्सन को लीडर बनाना नहीं चाहिए। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब मेजॉरिटी लीडर जो हमारे कायदे कानून बनाते हैं वह खुद पढ़े लिखे हों, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस जानते हों। चैप्टर 2, डेमोक्रेसी कितने तरीके की होती है। अब दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर सीधा लोग अपने हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर लोग अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पर लोग अपने लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो फिर मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। और हमारा भारत एक इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एरिया से आपकी प्रॉब्लम को लोकसभा या विधानसभा तक कौन पहुंचाएगा। चैप्टर 3, आखिर कहना क्या चाहते हो। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर एक एमएलए की सैलरी कितनी होती है और एक एमपी की सैलरी कितनी होती है और पीएम की सैलरी कितनी होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है। अब दोस्तों, तो इसमें हर स्टेट की एमएलए की सैलरी अलग अलग होती है और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, उसके बाद आती है कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, मतलब आपके एमएलए को बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है, इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अब उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, उसमें जो खर्चा होता है तो ये खर्चा भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद कन्वीनियंस और टेलीफोन का भी खर्चा मिलता है। प्लस एक एमएलए अकेला थोड़ी ना काम कर सकता है, उनको अपने सेक्रेटरी रखना पड़ता है, उनका भी अलाउंस अलग से होता है। ऐसे ऐसे करके कई सारे अलाउंस ऐड होकर एक अच्छा खासा रकम बन जाता है। अब दोस्तों, कुछ समय पहले दिल्ली के एमएलए की सैलरी बढ़ी थी, आज उनकी कितनी सैलरी है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बेसिक सैलरी जो पहले 12,000 थी वो अब 30,000 रुपए हो गई है। और क्या क्या अलाउंस मिलता है आप स्क्रीन को रोक कर एक बार देख सकते हैं कि कैसे सारे अलाउंस पहले कितने कम थे, उसके बाद उनको बढ़ा दिया गया। ये तो हुई सिर्फ एमएलए की बात, और अब अगर वो एमएलए मिनिस्टर वगैरह बन गया तभी उनकी सैलरी बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो रोक कर आप इसको ठीक से देख सकते हैं। प्लस हर एमएलए को घूमने फिरने के लिए 1 लाख रुपया तक का ट्रेवल अलाउंस फ्री मिलता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ दिल्ली बस को ही क्यों टारगेट करना, क्योंकि उनकी एमएलए की सैलरी टॉप 10 में है ही नहीं। टॉप 10 पर तेलंगाना, जहां पर साधारण एमएलए को कुल मिलाकर हर महीने 2,75,000 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र में एमएलए को सैलरी हर महीने 2,30,000 रुपए मिलती है। बाकी स्टेट के एमएलए की सैलरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चैप्टर 4, अमीर लोग। अब दोस्तों, एक एमपी की एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए होती है, उसके ऊपर इनको कई सारे बेनिफिट्स के रूप में अलाउंस भी मिलते हैं। दोस्तों, इन टोटल गवर्नमेंट हर एमपी पे 2,96,000 रुपए खर्च करती है।
वहीं दोस्तों हर एमपी को रहने के लिए रेंट फ्री घर मिलता है, बेहतरीन गाड़ी मिलती है और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्च सरकार उठाती है। प्लस और कोई भी एमपी अपना आई कार्ड दिखाकर ट्रेन की फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ताज्जुब वाली बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपया पर मंथ है। इसका मतलब यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी कम है। दोस्तों चीफ मिनिस्टर की सैलरी के साथ साथ उनको एक एमएलए होने की भी सैलरी मिलती है। अब दोस्तों तो आइए जानते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कितनी सैलरी है। तो दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है और उसके बाद एक प्रेसिडेंट को रिटायर होने के बाद भी उनको हर महीने 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट के साथ पूरी लाइफ के लिए एक बंगला भी मिलता है। और दोस्तों अगर आप कभी एमपी बने तो अगर आपने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया तो आपको पूरे जीवन की पेंशन 20,000 रुपए के तौर पे मिलेगी। अब दोस्तों थोड़ा आंकड़े की तरफ नजर डालते हैं। इंडिया ने 4 सालों में एमपी के ऊपर 1997 करोड़ रुपए सिर्फ एमपी के सैलरी पर खर्च किए हैं। और वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ एक एमपी ने रिटायरमेंट होने के बाद अपनी पेंशन लेने से इनकार किया है। उन्होंने एग्री किया है कि उनको इस अमाउंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है ये अमाउंट देश की भलाई के लिए काम आ सकती है। चैप्टर 5 आखिर कहना क्या चाहते हो? दोस्तों आज के टाइम पे हर एमपी हर मिनिस्टर की सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती है। हर 5 साल के बाद नया एमपी इलेक्ट होके आते हैं तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर महंगाई 5% बढ़ी है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। मतलब महंगाई का असर हमारे लीडर पर नहीं होता। ये अच्छी बात है। क्या ये सेम चीज हम जैसे नॉर्मल लोगों के ऊपर भी अप्लाई होती है? क्योंकि जो लोग इस देश को चलाने के लिए पैसे देते हैं मतलब टैक्स पे करते हैं, आप और हम, क्या हमें ये फैसिलिटी मिलती है? तो दोस्तों अब क्या करें, देश छोड़ दें या क्रिटिसाइज करते बैठे रहे या सोफे पर बैठकर कहें कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सही सवाल करें। क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहां पर 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है ना। अगर अटेंडेंस नहीं हुई तो पनिशमेंट मिलती है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये चीज पार्लियामेंट में भी क्यों नहीं? अगर पार्लियामेंट में डेली आने के लिए अलाउंस मिलता है तो पार्लियामेंट में न आने के लिए डेली पैसे काटने चाहिए। अब आप दोस्तों स्क्रीन में जो इमेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि कौन सा स्टेट के एमपी पार्लियामेंट में कितनी बार आते हैं, क्या अटेंडेंस होती है और कितने सवाल पूछते हैं। वहीं दोस्तों आज के टाइम में जो लीडर चुनकर आते हैं पार्लियामेंट में उसमें से 60% के ऊपर तो केसेस चल रहे हैं और 20% के ऊपर तो सीरियस ऑफेंस केसेस चल रहे हैं जिसमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी केसेस हैं। वहीं दोस्तों सोचिए कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते और आपके ऊपर अगर ये सारे सीरियस केस चल रहे होते तो क्या आपकी नौकरी रहती? बिल्कुल नहीं। वहीं दोस्तों हमारे हिसाब से जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में उन क्राइटेरिया को मेंशन किया है जिसमें 3 कारणों से एक एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इस लिस्ट में एक पॉइंट और ऐड होना चाहिए, वो है क्रिमिनल ऑफेंस। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।